बिहार की राजधानी पटना एक ऐसा शहर जिसके इतिहास को जानना संघर्ष को जानना है। चाणक्य से लेकर जयप्रकाश नारायण तक क्रांतियों का गवाह बना है पटना। पटना शहर में है बिहार का सचिवालय, सरकारी दफ्तर जहां बड़ा बाबू से लेकर 4th ग्रेड के कर्मचारी काम करते हैं। एक दफ्तर के कई सारे प्राणी होते हैं, मसलन कुछ वो जो अपने ओहदे का घमंड पालते घूमते हैं और दूसरे कर्मचारियों पे अपना धौंस जमाते हैं। कुछ वो कर्मचारी जो बस सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो जाने भर से संतुष्ट हैं और अपने ऊपर हो रहे शोषण से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो हर वक्त किसी न किसी से घूस लेने का फिराक में रहते हैं, जिनके लिए मेवा ही सेवा है। पर इस दफ्तर में दो अलग ही किस्म के कर्मचारी थे। एक अरविंद बाबू जो ओहदे में बहुत ऊंचे थे, जिनकी पहुंच बड़े बड़े नेता मंत्री से थी। अरविंद बाबू की लगभग 60 साल की उम्र थी। कुछ ही दिनों में वो रिटायर होने वाले थे, पर जैसे जैसे रिटायरमेंट के दिन नज़दीक आ रहे थे, अरविंद बाबू का मिजाज बदल रहा था। अरविंद बाबू के बारे में मशहूर था कि पूरे दफ्तर में जो सबसे घमंडी है वो अरविंद बाबू हैं। वो अपने सरकारी ओहदे को गहने की तरह पहन कर घूमा करते थे। दफ्तर के बाकी लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। किसकी हिम्मत जो उनसे पंगा ले। अरविंद बाबू को जो सबसे अजीज थी वो थी दफ्तर के लोगों की आंखों में उनका डर, और जो ना डरा अरविंद बाबू उसका जीना दुश्वार कर देते। उसी बड़े दफ्तर में कोने में बैठा एक अलग ही किस्म का शख्स था, आकाश। आकाश का काम था टाइप करना, केवल टाइप। वो ऑफिस में आते ही अपनी मेज़ पर बैठ जाता और अपने टाइपराइटर पे ठक ठक करना शुरू कर देता। ये टाइपराइटर की ठक ठक उसके रुकी हुई ज़िंदगी की घड़ी की आवाज़ थी। आकाश के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता था, बस इतना पता था कि वो दुनिया में अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं। यह अकेलापन उसका फैसला नहीं था, बल्कि किस्मत का खेल था। आकाश की आमदनी इतनी ना थी कि वो पटना जैसे महंगे शहर में आराम से रह सकता। आकाश पटना के एक ऐसे हिस्से में रहता था जहाँ बुनियादी सुविधा का कोई निशान न था। एक कमरे का टूटा फूटा घर, बिजली भी कभी कभार ही रहती थी, खाने के लिए बगल के ही पड़ोसी का पूरी सब्जी का ठेला। जितनी आमदनी थी उतने में गुजर बसर हो जाता था। आकाश की उम्र लगभग 35 से 40 के बीच थी। इस उम्र में भी वो 50-55 का लगता था। झुर्रियों से भरा चेहरा जो वक्त और ज़िंदगी की तकलीफ़ों का चेहरे पर रास्ता बनाए था। एक झुका कंधा जो अपने बदन के बोझ को ढोए था। एक दम लगाती आवाज़ जो कभी कभार ही लोग सुन पाते थे। आकाश की जीने का कोई मतलब न था, वो बस जिंदा था। उसके मन में कोई इच्छा, कोई आशा, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। हाँ, आकाश ने अपने जीने का बहाना खोज लिया था, टाइपिंग। बस टाइप करते रह जाना। टाइपराइटर की ठक ठक उसके दिल की धड़कन बन गई थी। धक धक की जगह ठक ठक करती जा रही थी। आकाश दफ्तर से घर आता और कुछ खाकर सो जाता। सुबह दफ्तर जाता और फिर ठक ठक में खो जाता। अरविंद बाबू ने कभी आकाश पे ध्यान नहीं दिया, बस चलते चलते कभी नज़र पड़ जाती थी। पूरे दफ्तर के लिए आकाश का कोई वजूद नहीं था। वो बस अकेला एक कोने में पड़ा रहता। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। पटना की सर्दी हड्डी जमा देती है। आकाश ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। वो एक ओवरकोट खरीदना चाहता था जो उसे सर्दियों से बचाए। पटना में हर साल तिब्बती शरणार्थियों का लगाया जाने वाला एक बाज़ार था जहां वो कम दामों में कपड़े बेचते थे। इनके थैलों में लिखा होता था सेव तिब्बत। इस बाज़ार को लासा मार्केट कहते हैं। आकाश लासा मार्केट जाता है ओवरकोट खरीदने। आकाश वहाँ कई स्टॉल घूमता है, पर उसे कम दाम का कोई ओवरकोट नहीं मिलता। एक स्टॉल पे बैठी एक बूढ़ी औरत आकाश को देखती है और उसे बुलाती है। वो औरत आकाश से पूछती है, क्या पैसे नहीं हैं? आकाश जवाब देता है, उतने नहीं कि एक गर्म ओवरकोट खरीद पाऊँ। वो औरत न जाने क्यों आकाश से हमदर्दी होने लगती है। शायद
दो किस्मत के सताए लोग एक दूसरे की तकलीफ को बेहतर समझते हैं। वो तिब्बती औरत भी अकेली थी। उसके लिए भी जिंदा रहना केवल कपड़ों की सिलाई बुनाई ही था। उस औरत ने आकाश को कहा, तुम फिक्र न करो, मेरे पास एक सस्ता ओवरकोट है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से सिला है। तुम पहन कर देखो कैसा लगता है। आकाश कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो औरत आकाश को ओवरकोट दिखाती है, एक काले रंग का लंबा ओवरकोट। पहली नज़र में बहुत ही मामूली लगता है। आकाश उस ओवरकोट को पहनता है। वो गर्माहट, वो ओवरकोट का उसके बदन को छूना, आकाश के दिल को कुछ महसूस हुआ। आकाश का दिल जोरों से धक धक करने लगा। आकाश को अपने कलीजे में पहली बार गर्माहट महसूस हुई। उसने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। ये ओवरकोट की गर्माहट ने उसे अपनी माँ की कोमल छाया का एहसास दिला दिया। आकाश की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो औरत आकाश को देखती रही। उस औरत ने कहा, आप ये ओवरकोट रख लो, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। आकाश ने उस औरत को बार बार शुक्रिया कहा और घर लौट आया। आकाश ने ओवरकोट पहनकर खुद को आईने में देखा। अरसे बाद आकाश को एहसास हुआ कि वो भी इंसान है, उसे भी जीने का हक है। ये ओवरकोट से उसे अजीब सा लगाव हो गया, जैसे किसी बच्चे को अपनी पहली साइकिल से होता है। सच ही तो है, दिल तो बच्चा है, इसे कब क्या पसंद आ जाए कुछ पता नहीं। दिमाग चाहे कितना भी सोच ले, दिल कहीं भी लग जाता है। आकाश अगले दिन दफ्तर में अपने नए ओवरकोट पहनकर पहुंचा। चेहरे पे हल्की मुस्कान लिए वो सबकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। दफ्तर के सारे लोग हैरान थे। अचानक इसे क्या हो गया? आकाश अब लोगों को टोक कर बात भी करने लगा था। आकाश का नया रूप सबको चौंका दिया था। आकाश अपने टाइपराइटर पर बैठा और पहली बार मज़े लेकर काम किया। अब वो ठक ठक एक मधुर संगीत की धुन की तरह बज रही थी। कुछ ही देर में अरविंद बाबू दफ्तर आते हैं। सबकी नज़र झुक जाती है उनके डर से। आकाश अरविंद बाबू के सामने खड़ा होकर उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। अरविंद बाबू हैरान हो जाते हैं। दफ्तर का वो शख्स जो हमेशा सबकी नज़रों से ओझल रहता था, आज अरविंद बाबू के सामने सीधा तनकर खड़ा हो गया था। ना तो उसकी नज़रों में कोई डर और ना ही अपने छोटे ओहदे की शर्म थी। जिस दफ्तर में अरविंद बाबू का डर राज करता था, आज पहली बार उस डर को किसी ने चुनौती दी थी। अरविंद बाबू चुपचाप अपने केबिन में चले गए। दफ्तर के बाकी लोग दंग रह गए। वो आपस में बात करने लगे कि ऐसा पहली बार हुआ है, अरविंद बाबू बदला तो लेंगे ही। आकाश इन सब बातों से बेखबर अपने काम में मगन था। कुछ दिन बाद अरविंद बाबू का रिटायरमेंट था। अरविंद बाबू की शान में दफ्तर के लोगों ने एक पार्टी रखने का सोचा। सब लोग उस पार्टी में आए। आकाश भी बड़े चाव से अपना नया ओवरकोट पहनकर पार्टी में आया। अरविंद बाबू ने अपना स्पीच दिया और अपने ओहदे के बराबरी वाले लोग से बात करने लगे, पर एक नज़र आकाश की तरफ भी देखते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बिजली चली गई। सब तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में चलते चलते आकाश सीढ़ियों से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब आकाश को होश आया तब बिजली आ चुकी थी, पर आकाश के बदन पर उसका ओवरकोट नहीं था। आकाश जोर से चिल्लाया, मेरा ओवरकोट चोरी हो गया, मेरा ओवरकोट चोरी हो गया। आकाश ने अपने दफ्तर के बाकी लोगों से मदद मांगी ओवरकोट खोजने में, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आकाश जमीन पे गिर पड़ा और जोरों से रोने लगा। जिंदगी में एक ही चीज़ पाई थी उसने, वो भी किसी ने चुरा ली। आकाश की तकलीफ़ भला कोई कैसे समझता? आकाश की तरह उसकी तकलीफ़ भी अकेली थी। सब पार्टी ख़त्म होते ही अपने घर चले गए। आकाश पागलों की तरह सड़क पर भटकता रहा, रोता रहा। अगले दिन दफ्तर में खबर पहुंची कि आकाश को पिछली रात पार्टी के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो मर गया। उसके दिल की धड़कन जो अभी अभी धक धक करना शुरू ही हुई थी, रुक गई। लोगों को बस कुछ देर अफसोस हुआ, फिर सब अपने काम पे लौट गए। अरविंद बाबू को भी ये खबर मिली। वो कुछ देर तक कुछ सोचते रहे, बाद में वो भी अपने काम पे लौट गए।
दफ्तर के लोग आपस में बात कर रहे थे। आखिर किसने चुराया होगा आकाश का ओवरकोट? क्या दफ्तर का ही कोई होगा? आकाश को मरे लगभग 6 महीना गुजर जाता है। दफ्तर के लोग तो आकाश को पूरी तरह भूल चुके थे। आखिर याद करते भी क्यों? अरविंद बाबू भी रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहने लगे। एक दिन अरविंद बाबू घर से बाहर निकले हुए थे, तभी उनके दरवाजे पे किसी ने घंटी बजाई। अरविंद बाबू का 7 साल का पोता दौड़कर दरवाज़ा खोलता है। सामने एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बच्चे से कुछ कहता है। बच्चा फिर दौड़कर अपने दादा अरविंद बाबू के कमरे में जाता है और उनके अलमारी से एक काले रंग का ओवरकोट निकालता है। वो ओवरकोट दरवाजे पे खड़े उस आदमी को दे देता है। वो आदमी बच्चे को शुक्रिया कहता है और चला जाता है। बच्चा ये बात भूल जाता है और अपने खेल में मगन हो जाता है। जब अरविंद बाबू घर आते हैं तो वो बच्चा उनसे कहता है कि आपके दफ्तर से एक आदमी आया था। वो कह रहा था कि आपके पास एक ओवरकोट है। वो आपका ओवरकोट मांग रहा था। मैंने आपका ओवरकोट उसे दे दिया। अरविंद बाबू ये सुनकर दंग रह गए। उनके पैर कांपने लगे। उन्होंने अपने पोते से पूछा, कौन था वो? तुमने नाम नहीं पूछा? बच्चा बोला नहीं, और फिर वो भागकर चला गया। अरविंद बाबू का मुंह खुला रह गया। वो अपने कुर्सी पर बैठते हैं और मन ही मन कहने लगते हैं, मुझे माफ़ कर देना आकाश, मुझे माफ़ कर देना।